नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का जौहर एजू कैंपस में। आज हम लोग अपने इतिहास की पहली कक्षा शुरू करने जा रहे हैं आपके पीटी के दृष्टिकोण से। इतिहास के जिस सेक्शन की हम लोग शुरुआत करेंगे वो है प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, पहले प्राचीन, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक, ताकि एक लिंक भी बना रहे और हमें ये पता रहे कि हम कहाँ से पढ़ रहे थे और कहाँ पहुँचे ना। तो हम आज प्राचीन भारत की हम लोग शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जौहर एजू कैंपस आपकी तरक्की को एक नई दिशा देने में सक्षम है और आप इस बात से सहमत होंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीटी की परीक्षा और इतिहास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल क्या है। पहले स्टडी मटेरियल में बात करेंगे कि हमें किस किस चीज़ का एक सपोर्ट हमें चाहिएगा। देखिए, सबसे पहले सपोर्ट तो चाहिए आपको क्लास नोट्स का। आप ये महसूस करेंगे कि शायद क्लास नोट्स हमारे सबसे बेहतर हैं जो आप बनाने जा रहे हैं। पेन पेपर का साथ होना चाहिए, लगातार नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, और जब जब आपको किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको कंसर्न में लेकर आऊँगा। चलिए सर, प्राचीन भारत। हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। दोस्तों, बड़ा रोचक ये विषय है। अक्सर इसके बारे में मिथ ये है कि काफी बोरिंग है, लेकिन ये सत्य से परे बात है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जबरदस्त, रुचिकर और बहुत शानदार इसमें आपको चीजें सीखने को। ठीक है, यहां पर हम जिस टॉपिक से अपनी क्लास की आज शुरुआत करेंगे दैट इज पाषाण काल। कहां से शुरू करने वाले हैं? पाषाण काल से। पाषाण काल, द स्टोन एज। स्टोन एज वो कहानी जो शुरू हुई होमोसैपियंस के कुछ पहले से। बात बड़ी स्पष्ट समझिए, होमोसैपियंस के कुछ पहले से, और जिसको दिशा दी होमोसैपियंस ने और तरक्की दी एडवांस होमोसैपियंस ने। यह कहानी है मानव के उस इतिहास की जहां इंसान ने अपनी जिंदगी का लगभग 96% समय बिताया है। अगर हम इंसानी जिंदगी की बात करें, लगभग लगभग 96 से 97% के आसपास का समय हमारा पाषाण काल में छुपा हुआ है। बड़ी अजीब बात नहीं लगती कि सर जिस तरक्की की दुहाई हम देते हैं वो तरक्की मानव के इतिहास का मात्र 1 या 2% के आसपास सिमट के रह जाती है। बात तो सत्य है और अभी इस बात को आप देखेंगे। ठीक है, पाषाण काल आप हेडिंग डाल दीजिए। स्टोन एज की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और जनरली इस टाइम पीरियड को हम 5 लाख बीसी से हम जाते हैं 4000 बीसी तक। आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत बेसिक सी बातें जिन्हें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके बारे में यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि आगे बढ़ने से पहले वो सब बातें यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उन फैक्ट्स में पहला फैक्ट कि हेरोडोटस को हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ये बातें बहुत मामूली हैं, लेकिन आप थोड़ा सा क्योंकि क्लास शुरू कर रहे हैं तो बेसिक बातों को याद रखिए। फादर ऑफ हिस्ट्री इसको कहा है ना। और इतिहास शब्द का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इट मीन्स ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। बात जग जाहिर है जब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा ही हुआ था तो सर इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये वो समय है जिसके बारे में ठोस बातें की जाएंगी, बिल्कुल सबूतों के साथ। अब हुआ तो बहुत कुछ था, कुछ मिथ में है, कुछ कहानियों में, कुछ कल्पनाओं में, तो वो सब इतिहास नहीं है। इतिहास वो जो बहुत ऑथेंटिक है। ठीक है, चलिए। इतिहास इतिहास साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंसेस
के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है, तीन भाग। और फिर हम ये बात गौर करेंगे कि हमारा पाषाण काल किस टाइम पीरियड में आता है। एविडेंसेस के बेस पर तीन भागों में आप इसे बांट सकते हैं। पहला, हम कहानी के को थोड़ा कान घुमा के पकड़ेंगे, बात हमारी वही है ना, थोड़ा सा कान घुमा के पकड़ने वाली बात है, और हम इस बात को वहीं से शुरू करेंगे, थोड़ा कान घुमा के हम इस बात को पकड़ेंगे। जैसे क्या कहता है वो, जब लिखित साक्ष्य नहीं है, पहला भाग, जब लिखित साक्ष्य नहीं है, जब लिखित साक्ष्य नहीं है, देयर इज नो रिटन एविडेंसेस, नो रिटन एविडेंसेस, और कुल मिलाकर हमारे इतिहास की पूरी कहानी उन सब बातों पर निर्भर है कि पत्थर क्या मिला, चित्रकारी क्या मिली, मूर्ति क्या मिली, उन्हीं बेसिस पर डेवलपमेंट, सोशल और टेक्निकल, उन्हीं बेसिस पर इनके इंटरेस्ट, इनकी रुचियां, इनकी संस्कृति, इनके आचार विचार, इन सबका अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है। दूसरा टाइम पीरियड है वो जब रिटन एविडेंसेस तो हैं, रिटन एविडेंसेस, लिखित साक्ष्य हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे कि सर हमने कई बार पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर लिखा हुआ तो है, लेकिन वो क्या लिखा है वो राज उन्हीं के साथ चला गया, मतलब हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए। लेकिन पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। एक एविडेंसेस कौन से हैं? दूसरे एविडेंस हैं वो जब लिखित साक्ष्य हैं, रिटन एविडेंसेस हैं आपके पास, लिखित साक्ष्य हैं और पढ़े भी जा सके हैं, पढ़े भी जा सके। प्यारे मित्रों, आपने समझा कि आपके सामने इतिहास का विभाजन तीन तरीके से है। पहला वो जब लिखित साक्ष्य नहीं है, दूसरा जब लिखित साक्ष्य है पढ़े नहीं जा सके, तीसरा वो जब लिखित साक्ष्य है भी और उनको हम पढ़ भी पाए हैं। इसी बेस पर इतिहास का विभाजन हम तीन प्रकार से कर देते हैं। पहला, इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, दैट इज प्री हिस्टोरिक। क्या कहा जाता है इसको? प्री हिस्टोरिक। दूसरा ये वाला सेक्शन प्रोटो हिस्टोरिक, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक, ये टाइम पीरियड ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिक एज कहते हैं, हिस्टोरिक। अब मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा टाइम पीरियड किस पार्ट में रखा जाए। बात स्पष्ट, अगर आपने जरा सा भी हल्का सा भी आपको इतिहास का ज्ञान है या 9th-10th में भी आप पढ़ के आए हैं तो बहुत सारी बातें आपको बेसिक तो जनरली मतलब पता हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। वो है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं तो कहूँगा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको निकाल के ले जाएंगे। देखिए सरकार, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में शामिल है स्टोन एज, इसमें पाषाण काल शामिल है, इसमें स्टोन एज शामिल है, जिसे आप पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल।
इस टाइम पीरियड में शामिल हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें शामिल है वैदिक एरा, वैदिक एरा, वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। और इसमें शामिल है भगवान बुद्ध के काल, भगवान बुद्ध के बाद का काल, भगवान बुद्ध के बाद का काल, भगवान बुद्ध के बाद का काल। द मौर्यंस, महाजनपद, गुप्ता, सातवाहन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपके थर्ड वाले सेक्शन में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जिस टाइम पीरियड की शुरू कर रहे हैं दैट इज पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। आप जानते हैं कि सर अब हम इस बात को समझ गए हैं कि पाषाण काल हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का टाइम पीरियड है। किसका है? प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का। चलिए साहब, हेडिंग डाल लीजिए। पाषाण काल में हम थोड़ा सा कुछ चीजें लिखते हैं ताकि आपको कुछ याद रहे बात। देखिए साहब, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पूरी तरीके से आपकी राइटिंग स्पीड पर डिपेंड करती है। तो नोट्स बनाइए जरूर, लेकिन लिखने से बिल्कुल परहेज ना करिएगा, है ना। जब आप नोट्स बनाने की प्रक्रिया में होते हैं तो विश्वास करिए उस समय आप लिखने का अभ्यास भी कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके शब्दों का कलेक्शन बढ़ता है और वही शब्दों का कलेक्शन आपको मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ठीक है, चलिए, दैट इज स्टोन एज, स्टोन एज। इसको प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड में रखा जाता है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड का ये पार्ट है। डॉक्टर प्राइमरोज, कौन? डॉक्टर प्राइमरोज भारत में प्राग ऐतिहासिक इतिहास के पिता कहे जाते हैं। किसके जनक? प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जनक हैं डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज, प्राइमरोज भारत में फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया कहे जाते हैं, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जनक कहे जाते हैं, प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जनक कहे जाते हैं। इतिहास के जनक। देखिए साहब, भारत में स्टोन टूल्स, पाषाण काल के उपकरणों को खोजने की परंपरा पुरानी तो थी नहीं, हमें तो फुर्सत थी नहीं इन सब बातों की कि हम इन सब बातों को खोजें। हाँ, अंग्रेजों को जरूर इंटरेस्ट था और इन्हीं में से हैं एक मिस्टर डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज कर्नाटक के रायचूर जिले में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रायचूर में एक जगह पड़ती है लिंग सुरुर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रायचूर में लिंग सुरुर में स्टोन टूल की खोज करते हैं। स्टोन टूल, पाषाण उपकरण की क्या करते हैं? खोज करते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्राइमरोज की। किनकी? डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज भारत में फादर ऑफ
प्री हिस्टोरिक इंडिया कहे जाते हैं। इन्होंने क्या कहा, कर्नाटक के रायचूर में, कौन सी जगह है, कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुरूर में ये स्टोन टूल की पहली बार खोज करते हैं और यहीं से वो क्रम शुरू हुआ भारत में पाषाण काल, स्टोन एज के टूल्स को खोज निकालने का। उसके बाद नाम आता है मिस्टर जॉन इवांस का। किनका? जॉन इवांस। डॉक्टर प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज के बाद मिस्टर जॉन इवांस, जॉन इवांस। ये भी स्टोन टूल खोजने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर एक जगह है टी नरसिंहपुर, वहां से बहुत सारे स्टोन टूल्स को खोज निकालते हैं। ये कहां, इनकी खोज कहां थी? मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के तट पर एक जगह पड़ती है टी नरसिंहपुर, टी नरसिंहपुर, यहां से खूब सारे स्टोन टूल्स को प्राप्त करते हैं। टी नरसिंहपुर से क्या प्राप्त करते हैं? बहुत सारे स्टोन टूल्स। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। कई बार प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराने मानवीय अवशेष कहां मिले हैं? नर्मदा घाटी में। इस बात को थोड़ा सा इनमें लिख देता हूं। भारत में प्राचीन मानवीय अवशेष, मानवीय अवशेष, द स्केल्टन्स, नर्मदा वैली में। कहां मिलते हैं? नर्मदा वैली में मिलते हैं। कहां मिलते हैं साहब? नर्मदा वैली में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातों को ऐसे बताता चलूंगा जो कई बार ऐसे फैक्ट होते हैं, हिडन फैक्ट्स, है ना, नहीं पकड़ में आते, उनको हमें याद रखना है। चलिए साहब, फिर आते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इनका नाम आपको जरूर पेपर में पूछेगा। ये जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के उस समय हेड हुआ करते थे और रॉबर्ट ब्रूसफुट चेन्नई, मद्रास में पल्लवरम में एक हैंड एक्स को खोज निकालते हैं। हैंड एक्स मतलब एक ऐसा स्टोन टूल जिसमें हाथ से पकड़ने के लिए स्पेशल जगह बनाई गई है। ठीक है, अभी आप डिस्कस भी करेंगे आगे मुझसे हैंड एक्स कल्चर। कौन सी कल्चर? हैंड एक्स कल्चर। मिस्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863। रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863। मिस्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये क्या करते हैं? थोड़ा सा इनके बारे में सवाल कई बार पूछा गया है तो मैं कुछ बातों को यहां हाईलाइटेड करके बता देता हूं। ये जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया थे। किस पद पर थे? ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये हेड हैं। आपने अगर लास्ट ईयर के पेपर करे होंगे तो उसमें पल्लवरम का नाम कई बार पूछा गया है। कौन पल्लवरम से कौन संबंधित है? ब्रूसफुट। कहां पड़ता है? मद्रास में। कब? 1863 में। क्या मिला? स्टोन टूल। किस टाइप का? हैंड एक्स टाइप का। यही 4 सवाल आपके पीटी में शानदार बन जाते हैं। समझिए, ये मद्रास के पास एक जगह पड़ती है पल्लवरम। मद्रास के पास पल्लवरम, मद्रास के पास पल्लवरम से प्यारे दोस्तों हैंड एक्स प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? हैंड एक्स। उसके बाद तो साउथ में मिलने वाले स्टोन टूल्स में हैंड एक्स जैसे स्ट्रक्चर का मिलना बड़ी कॉमन बात हो गई। बात इतनी कॉमन हो गई कि लोगों ने कहा कि हैंड एक्स कल्चर। कौन सी कल्चर? हैंड एक्स कल्चर। ठीक है। उसके बाद मिस्टर विलियम किंग। कौन? मिस्टर विलियम किंग।
इन सब विद्वानों के नाम दोस्तों आप याद रखिएगा। मिस्टर विलियम किंग, विलियम किंग, विलियम किंग साहब अतिरम पक्कम से हैंडेक्स खोज निकालते हैं। कहां से? अतिरम पक्कम से हैंडेक्स खोज निकाला। अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम से हैंडेक्स को खोज निकाला। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को इसको खोजा जरूर, लेकिन वो उनको ये नहीं पता था कि वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। कैसे सर, थोड़ा बताइए। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। आने वाले समय में चार्ल्स मैसन साहब एक टीले की जानकारी भी देंगे जो हड़प्पा का टीला था। चार्ल्स मैसन आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि जब पंजाब का राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था तो इस चार्ल्स मैसन को उस कमेटी में मेंबर बनाया गया था जो कमेटी पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। रेलवे लाइन बिछ रही थी, टीले की जानकारी देता है, इधर स्टोन टूल्स खोजे जा रहे थे, टीले मिले तो शहर मिला, शहर मिला तो अंग्रेजों की वो बात एकदम झूठी हो गई जिसमें वो कहते थे कि भैया हम पहले से डेवलप्ड लोग हैं, हम शहरों में रहते हैं। शाबाश, आपकी बातें सुनकर हमें अच्छा लगा, लेकिन मिस्टर ब्रिटिशर्स आप देखिए हमारे यहाँ जब हड़प्पा सभ्यता के शहर थे तो शायद आपको जानकारी नहीं है कि आपके वहां कुछ भी नहीं था। तो ये कह देना कि हमने शहर पहले बसाए, हम बहुत दुनिया से आगे निकले, ये महज एक बेवकूफी है। ठीक है, तो ये सब चीजें खोज हो तो रही थी, लेकिन ये ब्रिटानी हुकूमत अपनी कब्र खोद रही थी। भारत में नेशनलिज्म को जन्म देने में इन खोजों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है मित्रों। ठीक है, समझिए। अब 1935 कौन सा साल आता है? 1935। प्रोफेसर डी टेरा और पीटरसन, डी टेरा और पीटरसन की लीडरशिप में येल कैम्ब्रिज अभियान दल, येल कैम्ब्रिज अभियान दल भारत आया। इट वॉज द ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, अभियान दल क्या आता है? भारत। और ये लोग शिवालिक रेंज से पोतवार प्लेटू तक, पोतवार का जो पठार है, पोतवार प्लेटू तक रिसर्च करते हैं। बात को बहुत ध्यान से समझिए। 1935 में प्रोफेसर डी टेरा और पीटरसन के लीडरशिप में येल कैम्ब्रिज अभियान दल भारत आया और शिवालिक रेंज से पोतवार के पठार तक इन्होंने बहुत रिसर्च की और बहुत सारे स्टोन टूल्स को खोज निकाला। तक रिसर्च और स्टोन टूल्स, पाषाण उपकरणों, स्टोन टूल्स को खोज निकाला। फाइनली पब्लिश होती है एक किताब, जो किताब आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है। मिस्टर स्टुअर्ट पिगट 1950 में, मिस्टर पिगट, स्टुअर्ट पिगट, कौन? स्टुअर्ट पिगट की एक बुक, दैट इज, क्या बुक का नाम था? प्री हिस्टोरिक इंडिया। क्या नाम है इनकी पुस्तक की? पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया प्राग ऐतिहासिक काल पर प्रकाश डालती है। प्राग ऐतिहासिक
काल पर क्या डालती है? प्रकाश। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन सारी बातों का एक बार रिकैप देख लेते हैं। देखिए साहब, हम प्राचीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं। हमने पाषाण काल की शुरुआत की है। मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए, मैंने इतिहास का आपको विभाजन बताया, और फिर मैंने बताया प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में, और फिर मैंने बताया वो लोग जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने इसमें शुरू किए। फिर आया वो टाइम पीरियड जब प्रोफेसर डी टेलर और पीटरसन का येल कैम्ब्रिज अभियान दल भारत में आता है और शिवालिक रेंज से, कहां से? शिवालिक रेंज से पोतवार के पठार तक ठीक ठाक रिसर्च करता है और बहुत सारे स्टोन टूल्स को प्राप्त करता है। 1950 में आई मिस्टर स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक इंडिया ने प्राग ऐतिहासिक काल पे खूब प्रकाश डाला। ठीक है, ये थे वो लोग जिनका इंपॉर्टेंट योगदान है क्या करने में? भारत के प्राग ऐतिहासिक काल को खोजने में। ठीक है, चलिए साहब, अब हम चलते हैं प्रॉपर स्टोन एज पर। मिल गए हैं, रिसर्च हो गई है, ये पता चल गया है कि स्टोन एज भारत में किसकी ड्यूरेशन में था। विभाजन शुरू हुआ, टूल्स का नामकरण शुरू हुआ, लोगों के आचार विचार पता करने शुरू हो जाते हैं। देखिए साहब, क्या है ये स्थिति। हमने अभी इतिहास का विभाजन देखा था। किसका विभाजन? इतिहास का विभाजन। पाषाण काल, पाषाण काल को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्ययन की दृष्टि से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्टों में बांटा जाता है। कितने पार्टों में बांटते हैं? 3 पार्टों में बांटते हैं। प्यारे दोस्तों, बात समझिए। स्टोन एज वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे समझिए कि सर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ेगी, कैसे? देखिए क्यों जरूरत पड़ी। पाषाण काल का जनरली टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से 4000 बीसी तक है। अलग अलग किताबों में ये 1-2 आंकड़े आपको अलग अलग मिल भी सकते हैं। नहीं समझ भाई साहब, कितना ड्यूरेशन है? ये ड्यूरेशन स्टोन एज का। लेकिन अब मुझे एक बात तो बताइए, 5 लाख बीसी से 4000 बीसी मतलब 4,96,000 साल। कितने? 4,96,000 साल हमने स्टोन एज में काटे हैं। अब इतना बड़ा टाइम पीरियड को तुम एक साथ कैसे पढ़ सकते हो? ये बात तो सही है सर, इसमें तो 100% बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यस, इन्हीं चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पार्ट 3 पार्ट कर लिए। कौन से बताइए सर? देखिए, इसमें पहला भाग है, फर्स्ट वन, पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज। कौन सा एज? पैलियोलिथिक। दूसरा टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, दैट इज मीसोलिथिक। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण, दैट इज नियोलिथिक। समझ गए? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। 3 पार्ट्स में हम पाषाण काल को डिवाइड करके चलते हैं। एक बार इनका ड्यूरेशन, हालांकि अलग अलग किताब अलग अलग ड्यूरेशन, लेकिन फिर भी एक जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जैसा ड्यूरेशन है, इसका जो टेन्योर है, फिर भी उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए सर,
पूरा पाषाण काल 5 लाख बीसी कब से शुरू होता है? 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। सबसे बड़ा टाइम पीरियड यही है। मानव के इतिहास का परसेंटेज निकालोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। हम जिस पे गुमान करते हैं अपने डेवलपमेंट है, वो तो हमारे इतिहास का मुश्किल से 1 या 1.5% हिस्सा, समझ जाइए आप। दूसरा मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। अगर किसी किताब में कुछ अलग दिया है तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद 8,000 बीसी से कहीं आपको 6,000 लिखा मिलेगा, 6,000 बीसी लिखा मिलेगा, कहीं आपको 4,000 बीसी। ये सब आपको आंकड़े मिल सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा? नव पाषाण काल। तो इसमें घबराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिस ड्यूरेशन को प्यारे मित्रों शुरू करेंगे कि सर हमें एक चीज जो हमें दिख रही है और शायद आप भी उसी को बताने वाले हो, जो पूरा पाषाण काल हम देख रहे हैं। कौन सा? पूरा पाषाण काल। सर ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, 4,90,000 साल में। कि हाँ भैया, तो फिर इसका क्या करें? इसको भी डिवाइड करेंगे। 4,90,000 साल में भी तो कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, चेंजेस की कंसिस्टेंसी हो सकती है। लेकिन सर ये तो, इसमें तो काफी कुछ चीजें, हाँ बिल्कुल बहुत सारी चीजें बदल गई थी मित्रों, समझते हैं आप। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल के बारे में। इसके बारे में पूरा पाषाण काल, हेडिंग डालिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दैट इज पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, समझिए साहब, इसका टाइम पीरियड देखिए सर, समझना तो जरूरी होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है आपकी कॉपी में नोट्स बने रहना। इसका टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक जाता है, से 10,000 बीसी तक जाता है। ओके, इसको भी तीन पार्ट्स में बांटा जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, आप सुनोगे तो मजा आ जाएगा आपको कि वाह सर, ये तो हमारे मानव के इतिहास की परतें खुलती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है, के बारे में आप इस बात को जानोगे कि सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें नजर आ रही है। इसको हम तीन पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में हम बांटते हैं। पहला हिस्सा, फर्स्ट, वन, टू, थ्री, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, दैट इज प्री पैलियोलिथिक। प्री पैलियोलिथिक। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, दैट इज प्री मिड पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक। अगला है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, दैट इज अपर पैलियोलिथिक।
अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिस टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, एक बार इनका भी ड्यूरेशन मैं आपको लिखवा देता हूं। बहुत ज्यादा मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ड्यूरेशन कुछ ज्यादा नहीं आ रही, अरे मैं समझ सकता हूं भाई, खास भी कभी बहू थी, मैं समझ पा रहा हूं इस बात को कि कई बार ड्यूरेशंस को याद रखने में समस्या आती है, तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं, याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, वो पूछा शायद जाएगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ते समय तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि चलो जानकारी तो इसके बारे में की ही जाए, नहीं। चलिए, ये टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक, ये 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक, ये बीसी आप लगा लेना, ठीक है भैया। 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है दोस्तों। हेडिंग डालिए, सबसे पहला निम्नपुरा पाषाण काल। कौन सा? निम्नपुरा पाषाण काल। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सब समझ में आई हैं, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया, स्टोन एज की शुरुआत कहां से होती है वो आपको सब समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए साहब, निम्नपुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, दैट इज लोअर पैलेलिथिक एज, ठीक है। देखिए साहब, आप जानते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया आपको स्टोन टूल्स खोजने हैं, चलिए आप और हम मिलकर रिसर्च करते हैं, तो ऑब्वियस बात है आप स्टोन टूल्स खोजने के लिए आप कहां पहुंचेंगे? बड़े वाले हिमालय पर, एवरेस्ट पहुंच जाएंगे? नहीं सर, वहां क्या मतलब, वहां तो वैसे ही पॉसिबिलिटीज नहीं है इंसानी जीवन की, ठीक है। तो सर वहां पहुंचिए जहां पत्थर मिलेंगे, तो मैं बता दूं पत्थर तो पहाड़ों के नीचे मिलते हैं, जिसे हिल फुट कहते हैं, फुट हिल्स, क्या बोलते हैं, फुट हिल्स में, जिसे गिरिपाद कहते हैं। ऐसे ही पहाड़, यहां से नदियां निकलती हैं, क्या निकलती हैं सरकार, ये रिवर्स यहां से जब चलती हैं, पहाड़ों में से जब नदियां बहकर निकलती हैं, तो इनमें से कुछ पत्थर बहकर आते हैं, क्या बहकर आते हैं, पत्थर, पत्थर जो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे वो पत्थर हैं जो बहकर आते हैं, क्या बहकर आते हैं, कुछ पत्थर, इन्हें पेबल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ पत्थर बहकर आते हैं, ये पत्थर गुरु पेबल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पेबल्स। सुना है आपने कि सर बिल्कुल सुना है, पेबल्स का तो हमने बात सुनी है कि हाँ पेबल्स होते हैं। अब जब ये पेबल्स नीचे आते हैं तो धीरे धीरे फ्रैक्शन होने की वजह से, है ना, फ्रैक्शन होने की वजह से ये चिकने हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नीचे आकर ये एक प्रॉपर शेप लेना शुरू कर देते हैं, क्या हो जाते हैं, प्रॉपर शेप लेना शुरू कर देते हैं, ये स्मूथ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्मूथ। अब इनसे स्टोन टूल बनाना आसान है, इनसे स्टोन टूल बनाना आसान है, लेकिन ये पत्थर तो बड़े हैं, ये पत्थर तो बड़े हैं। अब इन पत्थरों को इंसानी बस की बात नहीं है कि उठा के तुम शिकार कर दो, हो सकता है सर, नहीं हो सकता, तो हम भी जानते हैं क्या करना पड़ेगा कि सर इन पत्थर को छोटा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन पत्थरों को छोटा करना पड़ेगा। और जब आप इस पत्थर को छोटा करने के लिए चलेंगे तो आप इस पत्थर को उठाएंगे और ऐसे नीचे पटक देंगे, पटकने के बाद क्या होगा, देखिए आपने एक पत्थर लिया और इस पत्थर को उठा के पटक दिया, पत्थर को उठाकर आराम से जमीन पे देखे मारा, तो आप क्या देखते हैं कि आपके ये जो कोने वाला क्षेत्र है, ये सब जो है ये टूट कर इसके अलग हो जाएंगे, ऐसे ये जो इलाका, ये जो क्षेत्र है भाई कोने से टूट जाएगा ये पत्थर, हाँ या नहीं, क्या होगा, टूट कर अलग हो जाएगा।
इसका जो कोना है, इसका कोना टूटकर अलग। उससे क्या होगा सर, हम समझ गए। उससे होगा ये सर कि जब ये कोना टूटकर अलग हो जाएगा तो ये पत्थर हल्का हो जाएगा। नाउ इट इज टू इजी टू यूज इट। ये बहुत आसान है अब इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि हल्का हो गया, फेंक के मार दीजिए, आप किसी पर शिकार हो जाएगा। क्यों भैया, उस समय कौन सा चिली पटेटो बर्गर मोमोज बनते थे, है ना। सारा खेल हंटिंग का है। किसका खेल है, हंटिंग का। बात क्लियर हुई। तो ये जो कोना टूटकर अलग हुआ, बीच वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से को आप इस्तेमाल करते हैं, और गुरु इसी हिस्से को कोर कहते हैं। ये क्या है, ये हिस्सा कोर है, जो पेबल से टूटकर बना है। किससे टूटकर बना, पेबल से। तो ये जो बातें आपने समझी, इस बात को पहले आप लिखिए। इसमें कोलाशु, जिन्हें हम पेबल्स कहते हैं, पेबल्स का महत्वपूर्ण योगदान है। पेबल्स का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। देखिए, इस पूरी कल्चर को कोर कल्चर कहते हैं। कौन सी कल्चर, कोर कल्चर। इसको कोर कल्चर कहा जाता है। कोर कल्चर, इसे कोर संस्कृति कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोर संस्कृति कहा जाता है। जो आप समझें उसको नोट जरूर करते चले, वरना मामला खराब हो जाएगा। तो इसके गोलाश्म का महत्वपूर्ण योगदान है, इसे कोर कल्चर कहा जाता है। इसी कोर कल्चर के बहुत सारी चीजें आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगी, जो हैंड एक्स टाइप की हैं, और ऊपर जो हथियार मिले, चापर और चपिंग। इसे चापर चपिंग संस्कृति भी कहते हैं। कैसा होते हैं चापर और चपिंग, ध्यान से देखिए। इसको चॉपर, चॉपिंग, चॉपर, चॉपिंग कल्चर भी इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग कल्चर। क्या बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग कल्चर भी इसको कहते हैं, ठीक है। चॉपर चॉपिंग कल्चर, चॉपर चॉपिंग कल्चर में देखिएगा, चॉपर चॉपिंग कल्चर क्या है। चॉपर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, कुछ आपको ऐसे टूल्स देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे टूल्स देखने को मिलेंगे, दोनों तरफ से धार बनाए हुए। दक्षिण भारत में मिलेगा आपको कुछ ऐसा, ऐसा। देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये कैसा लग रहा है, ये इसमें जगह है पकड़ने की। हैंड एक्स, क्या है ये, हैंड एक्स, दैट इज हैंड एक्स। इसको हैंड एक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये आपका चॉपर और चपिंग कल्चर और पेबल संस्कृति के अंतर्गत ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये सब देख रहे हैं आप, ये ऐसा, इस तरीके से, है ना। ये हैंडेक्स है। लेकिन चॉपर चपिंग पेबल कल्चर और हैंडेक्स कल्चर
भारत में एक जगह पर आकर कॉमनली मिलती हैं, उस जगह को चौतरा कहते हैं। कौन सी है? चौतरा। चौतरा इनका मिलन स्थल है। पॉइंट टू बी नोटेड। चापर चपिंग, चापर चपिंग और हैंडेक्स संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति का मिलन स्थल कौन सी जगह है? चौतरा पड़ती है। कौन सी जगह पर है साहब? चौतरा में है। मिलन स्थल चौतरा है। ठीक है, बात आप समझ गए। उम्मीद करता हूं ये मेरी पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके स्थल कौन से हैं? कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सर इसके स्थल आप बता दीजिए कि कौन से स्थल हैं। निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति से संबंधित स्थल हैं। संबंधित स्थल, संबंधित स्थल देखिए। एक स्थल जम्मू कश्मीर में है, बेसिकली दो हैं। एक स्थल महाराष्ट्र में है। कहां है साहब? महाराष्ट्र में, राजस्थान में है और एक उत्तर प्रदेश में। ये स्थल आपको नोट करने हैं। ये हमारे पास 4 स्थल हैं कि सर एक क्या बनाए, अभी बताता हूं, आप टेंशन ना लें। ठीक है, ये स्थल नंबर 1, 2, 3 और ये है चौथा। पूरा निम्न पुरापाषाण काल के स्थल, निम्न पुरापाषाण काल की साइट। निम्न पुरापाषाण काल की जो साइट्स हैं, कश्मीर में पोतवार का पठार। कौन सा है? कश्मीर में पोतवार का पठार। कश्मीर में पोतवार पठार, पोतवार का पठार और लिद्दर रिवर वैली। कौन सी नदी घाटी? लिद्दर नदी घाटी। ये कश्मीर में मौजूद हैं वो साइट्स जो निम्न पुरापाषाण काल से हैं। महाराष्ट्र में जगह पड़ती है नेवासा। कौन सी जगह है? नेवासा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। ठीक है, साथ ही कश्मीर में हो गया, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मरुभूमि में, मरुभूमि जैसे डिडवाना, जैसे डिडवाना। ठीक है साहब, इंसानी जीवन पूरी तरीके से गैदरिंग और हंटिंग पर आधारित है। कुछ वैसा कुछ इनके लिए करने के लिए है नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी आज की इस क्लास को आपने पूरी तरीके से एंजॉय किया है। ठीक है, मेरी जो आपसे उम्मीद है, जो मतलब मैं आपसे चाहता हूं, मेरी जो इच्छाएं आपसे हैं कि प्यारे दोस्तों आप केवल नोट्स को जरूर बनाते चलें, है ना। बहुत सुंदर आप नोट्स बनाएं, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे तो पढ़ने का मन करेगा, और पढ़ने का जब मन करेगा तो आपका सिलेक्शन आपके नजदीक आता चला जाएगा। ठीक है, आप लोक सेवा आयोग को नहीं, लोक सेवा आयोग आपको चुनता है। ये बात जिस दिन बच्चे समझ जाएंगे
उस दिन उनके जो व्यवधान हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं सर उनकी जिंदगी में, वो आधे खत्म हो जाएंगे। हम लोग समझते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है सब कुछ, आपके हाथ में है आपकी तैयारी, आप केवल तैयारी करें। लोक सेवा आयोग आपको जिस दिन योग्य पाएगा वो आपको वहां जाकर बिठा देगा जहां आप सपना देखते हैं, और सपने थोड़ा खुली आंखों से देखें तो ज्यादा बेहतर है। रजाई में बैठ के, क्योंकि अब तो सर्दियां भी आ रही हैं, तो रजाई में बैठकर देखे गए सपनों का कोई खास महत्व है नहीं। ठीक है, चलिए साहब एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पूरी तरीके से। देखिए साहब, मैंने आपको बताया था हम प्राचीन भारत की हमने शुरुआत की और हमने पाषाण काल को शुरुआत किया, हेरोडोटस के बारे में मैंने आपसे बात की। फिर आपसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया जो रिटन बेसिस पर था, और यानी कि एविडेंस के बेस पर था। फिर मैंने आपके सामने बात करी पाषाण काल की, किसको किस पीरियड में रखा जाता, कौन वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार दिशा में कदम उठाए। फिर मैंने उन शख्सों की आपको जानकारी दी जिन शख्सों ने इस विषय को आगे बढ़ाया और प्रीहिस्टोरिक इंडिया को खोजने में मदद की लोगों की। अगला देखिए, मैंने आपको बताया कि डी टेरा पीटरसन, फिर स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक द प्रीहिस्टोरिक इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात की। फिर हमने करी पाषाण काल के को भी हमने फिर 3 पार्टों में बांटा, क्योंकि लंबा टाइम पीरियड था। ये रहा वो क्लासिफिकेशन। फिर हम क्या देखते हैं, पुरा पाषाण काल को हमने शुरुआत की, पुरा पाषाण काल को फिर से हमने 3 पार्टों में बांटा। ये रहा वो क्लासिफिकेशन। फिर हम आगे चले और आगे चल के हमने देखा तो हमने निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। और फिर मैंने आपको निम्न पुरा पाषाण काल के कुछ साइट्सों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं अच्छा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का जौहर एजू कैंपस में। उम्मीद करता हूं आप अपने इतिहास की जो पहली कक्षाएं हैं, तो हमने प्राचीन भारत की शुरुआत की थी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसको आपने पढ़ा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे। मुझे ऐसा पूरी उम्मीद आपसे है, और करिए, क्योंकि ये करना जरूरी भी है। इसके लिए बार बार रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि तैयारी में किसी प्रकार की बाधा ना आए और सतत रूप से चलती रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप क्लास नोट्स बनाएं और प्रॉपर उसको रिवीजन करें। कहीं कोई बात आती है तो आप मुझसे पूछिएगा। चलिए, मैं एक बार जो बच्चे, क्योंकि पहले ये बताना जरूरी है कि हम लास्ट क्लास में किसके बारे में बात कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, जो लास्ट क्लास है उसमें मैंने निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में बात की। के बारे में, निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में मैं कल आपसे सारी बातें कर चुका हूं। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के स्टोन टूल्स वहां थे और जो मेन साइट्स उसकी मिलती हैं, वो सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी। अब हम चलते हैं मध्य पुरा पाषाण काल पर। इस पर पुरा पाषाण काल का ही दूसरा हिस्सा, जिसे मध्य पुरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मध्य पुरा पाषाण काल, मिड पैलेलिथिक एज, मध्य पुरा पाषाण काल। मिड पैलियोलिथिक एज। देखिए सर, आपको जो यहाँ बेसिक बात ध्यान रखनी है वो ये है कि धीरे धीरे आइस एज खत्म हो रहा है। आइस एज समझते हैं? हिमयुग। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, आइस एज खत्म होता जा रहा है, और आइस एज खत्म होने से फ्लोरा और फोना जो है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। नई नई वनस्पतियां, नए नए जीव जंतु पनप रहे हैं। सीधी सी बात है, आपको अपने रहने सहने का स्तर भी बदलना पड़ेगा। देखिए, इस टाइम पीरियड में पाषाण उपकरण, कौन से पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण जो स्टोन टूल्स हैं का प्रकार बदलने लगा है। पाषाण उपकरणों का जो प्रकार है वो बदलने लगा। इस टाइम पीरियड में, मिड पैलेलिथिक एज में, हम क्या देखते हैं कि पाषाणों का उपकरण जो है बदलने लगा है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैसे कोर का इस्तेमाल किया जाता है बड़े शिकारों को करने के लिए। पत्थर को उठा के पटक दिया, बीच वाले हिस्से में आपने काम करना शुरू कर दिया।
इस समय इस टाइम पीरियड को जो टूटे हुए हिस्से हैं वो भी यूज माने लगे, इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी संस्कृति? फलक संस्कृति। इस समय तक आते आते अगर आप देखना चाहेंगे कौन से हथियार जो इस्तेमाल लोग करने लगे थे, जैसे स्क्रेपर है, पॉइंट है, ब्यूरिन है, जैसे इस समय के टूल्स हैं, इस समय के टूल्स हैं स्क्रीपर। कौन सा है साहब? जैसे स्क्रीपर एक प्रकार की खुरचनी, समझते हो, जिससे आप किसी चीज को इस तरीके से खुरच के निकाल सके, है ना। जैसे खुरचनी जैसी इस समय देखने को मिली है। एक चीज आप जैसे आपने ऐसे बना दिया तो इसके ऊपर आपने एक रफ सरफेस तैयार की, ताकि अगर आप इसको घिसेंगे तो इससे कुछ आप इस तरीके से कुछ स्क्रीपर, है ना। और एक देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में पॉइंट। स्क्रीपर है, पॉइंट है। पॉइंट कैसा है देखिएगा, ऐसा, ये पॉइंट जैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीपर, पॉइंट, ब्यूरिन, कुछ ऐसे टूल्स आपको देखने को मिले। ये पॉइंट है और ये स्क्रीपर। मैंने आपको बता दिया कि ये वो समय है कि जिस समय तक आते आते लगभग हिमयुग अब धीरे धीरे खत्म होने लगा, और फाइनली एक दिन हिमयुग क्या हो जाता है? खत्म भी हो जाता है। कौन सा युग? हिमयुग। आइए बात करते हैं अगले टाइम पीरियड पर, जिसका है उच्च पुरा पाषाण काल, द अपर पैलियोलिथिक एज। हम लोग आइस एज की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ? आइस एज की समाप्ति। तो ऑब्वियस बात है, फ्लोरा और फौना चेंज हो गया होगा, रहने सहने का तरीका बदल जाएगा, शिकार करने का तरीका बदल जाएगा, नई वनस्पतियां आएंगी। उसी क्रम में देखिए आप उच्च पुरा पाषाण काल। कौन सा सर? उच्च पुरा पाषाण। उच्च पुरा पाषाण काल, that is upper Paleolithic age। Paleolithic age। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में सर काफी रुचिकर बातें हमें इसमें सुनने को मिली। जैसे एक इंटरेस्टिंग बात जो इसके बारे में है वो ये है कि इस टाइम पीरियड में आइस एज समाप्त हो रहा है। इस टाइम पीरियड में आइस एज समाप्त हो रहा है। आइस एज समाप्त हुआ, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात ये जाननी चाहिए कि इसी समय में हम होमो सैपियंस आए। कौन आए? होमो सैपियंस। इसी समय होमो सैपियंस कौन आते हैं? होमो सैपियंस आए। कौन आते हैं? होमो सैपियंस। और इस टाइम पीरियड को ब्लेड कल्चर कहते हैं। समझ गए आप? कोर, फलक एंड ब्लेड। कौन सी है ये? दैट इज ब्लेड कल्चर। इसे ब्लेड कल्चर कहा जाता है। इसको ब्लेड कल्चर कहा जाता है। ये ब्लेड कल्चर कही, ब्लेड संस्कृति इसको कहते हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आप मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि इस टाइम पीरियड तक आते आते लगभग आइस एज अब खत्म होने लगा है।
इसी समय की बात है जब होमोसेपियंस आए। कौन आए? होमोसेपियंस। इसी को क्या कहते हैं? इसी को ब्लेड कल्चर की संज्ञा दी जाती है। कौन सी संज्ञा? दैट इज ब्लेड कल्चर। देखिए, इंसानी जीवन के तौर तरीके में काफी बदलाव इस समय देखने को मिले। कैसे सर? आप बिल्कुल एकदम निचले स्तर पर जाकर सोचिए अपने, कि भाई बहुत बेसिक लेवल पे, कि सर बारिश वारिश होती होगी तो लोग इकट्ठा भी रहते ही होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इस समय गुफाओं में इंसान रहने लगा था, और इस समय की अब बहुत बड़े अवशेष मिलते हैं भीमबेटका में। इस समय की ही भीमबेटका गुफाएं हैं। भीमबेटका की जो पेंटिंग है, भीमबेटका केव्स, केव्स की जो पेंटिंग है वो इसी टाइम पीरियड से, ऐसा नहीं है कि केवल इसी टाइम पीरियड की है, बाद तक में पेंटिंग होती रही। भीमबेटका का अर्थ ही होता है भीम बैठ गया, मतलब इतनी लंबी चौड़ी गुफाएं जिसमें भीम के आकार जैसा व्यक्ति भी बैठ जाए। ठीक है, जब आप इस पेंटिंग की बात करते हैं तो आप अगला सवाल मुझसे जरूर पूछना चाहेंगे, सर कलर कैसे इस्तेमाल किए जाते थे? तो कलर है नेचुरल। कौन से कलर हैं? नेचुरल कलर इसमें इस्तेमाल किए। और भीमबेटका गुफाओं के बारे में आप समझिएगा, इनकी खोज, इनकी खोज बीडी वाकड़कर साहब ने की थी। बीडी वाकड़कर, बीडी वाकड़कर महोदय ने की। और आपको मैं बता दूं कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट हैं। और करंट अफेयर्स के हिसाब से एक सवाल जरूर याद रखिएगा कि भारत में इस समय वर्तमान 42 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें हाल ही में 2 चीज शामिल की गई, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिरों का जो समूह है वो इसी समय में शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये है उच्च पुरा पाषाण काल। क्लास के लास्ट में जाएंगे, कल की क्लास देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने जब पुरा पाषाण काल को 3 पार्टों में बांटा था, निम्न, द लोअर, द मिड, द अपर, और हम इसकी अब बात कर चुके हैं। अब हम बात कर आते हैं मध्य पाषाण काल में। कौन सा साहब? मध्य पाषाण काल के समय से हम अब चलते हैं 10,000 बीसी तक हम लोग लगभग लगभग पढ़ चुके हैं। कब तक? 10,000 बीसी तक। डालिएगा हेडिंग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको इसमें थोड़ी सी मैपिंग भी करनी होगी, क्योंकि मैपिंग से भी सवाल आता है। कौन सा एज? मीसोलिथिक। कौन सा है? मीसोलिथिक। 10,000 बीसी से 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड। देखिए, इस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी देने वाले महोदय हैं मिस्टर सीई कलायल। कौन है? सीई या सीएल कलायल इस टाइम पीरियड की जानकारी देने वाले शख्स हैं। इसकी जानकारी सीएल कलायल महोदय ने दी है। सीएल कलायल ने दी है। देखिए, आप मध्य पाषाण काल के बाद उस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जो टाइम पीरियड भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से, भारत के मानवीय इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही मैटर करता है। कौन सा? सर नियोलिथिक एज। देखिए, यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में जिस समय मध्य पाषाण काल की साइट से पनप रही थी, लमसम उसी समय कहीं जगह पर हमें नियोलिथिक एज की साइट्स भी मिलती हैं। मतलब इंसान के 2 तरह की तरक्कियां साथ चल रही थी। एक तो मध्य पाषाण काल जो प्रकृति का नियम है कि आप वहां से निकले, थोड़ी धीरे धीरे तरक्की कीजिए। इसी समय हमें कुछ ऐसी साइट्स भी देखने को मिलेंगी जो साइट्स क्या हैं, जो साइट्स इस टाइम पीरियड से ज्यादा एडवांस दिखाई देती है, लेकिन इसी के कॉन्टेम्परेरी। ठीक है, इन्होंने विंध्यन रेंज,
विंध्यन रेंज से ऐसे पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे, ऐसे स्टोन टूल्स क्या किए थे, प्राप्त किए थे। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई यहां तक। इस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी देने वाले शख्स कौन है? मिस्टर सी एल कलाइयर। कौन है? सी एल कलाइयर। बेटा पीटी के दृष्टिकोण से जो फैक्चुअल नॉलेज है ये बड़ी मैटर करती है। मैं मानता हूं तो कॉन्सेप्ट इज मस्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट में अक्सर चार चांद लगाने वाले ये फैक्ट ही होते हैं। होना तो कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, लेकिन फैक्ट पर भी थोड़ी सी हमारी अप्रोच होनी चाहिए। देखिए साहब, इस टाइम पीरियड में जो पाषाण उपकरण हैं में जो स्टोन टूल हैं, देखिए सर, अभी से पहले जब हिमेज चल रहा था, जब आइस युग चल रहा है, तो उस समय बड़े जानवर शिकार करेंगे, आप बड़ा पत्थर का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियस बात है। लेकिन अब नई घास आ रही है, नई नई घास, छोटे छोटे जानवर पैदा हो रहे हैं। अभी तुम मारने चले खरगोश को, ले आए, इतना बड़ा पत्थर फेंक के मारा, पता चला कि आपके खुद ही के ऊपर गिर गया वो, तो इस केस में तो शिकार नहीं हो पाएगा। फिर तो बात हो जाएगी कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, आप खुद ही शिकार हो जाएंगे, तो वो तो बात बन नहीं सकती ना। क्योंकि घास के मैदान, बारिश का होना, ये सब चीजें मोटिवेट कर रही थी कि क्यों ना टेक्निकली चीजों को चेंज किया जाए, कि जो बड़े बड़े पाषाण उपकरण हैं, जो बड़े बड़े स्टोन टूल्स हैं, उनको क्या किया जाए, उनको थोड़ा छोटा किया जाए। इस समय में स्टोन टूल्स कुछ छोटे आकार के हैं। इसके हैं छोटे आकार के। प्यारे दोस्तों, इन्हीं छोटे आकार के टूल्स को हम माइक्रोलिथिक्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? माइक्रोलिथ का सूक्ष्म पाषाण उपकरण। कौन से हैं ये? माइक्रोलिथिक्स। मतलब वो उपकरण जो छोटे आकार के हैं। ठीक है, कैसे उपकरण रहे होंगे हम जानते हैं सर। अब तो उपकरणों का आकार छोटा हो गया होगा, क्योंकि हम तो एक कड़ी में पढ़ रहे हैं ना सर, एक सीरीज है हमारे दिमाग में। हम ये जानते हैं कि वायु जलवायु जो है वो बदल रही है। तो इस केस में जो उपकरण आपको देखने को मिले हैं इस समय, जो स्टोन टूल्स हैं, इस समय के स्टोन टूल्स आयताकार हैं। कैसे देखने को मिलते हैं? आयताकार टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ सॉरी, त्रिभुजाकार, समलंब, ऐसे नवचंद्राकार, ऐसे स्टोन। और आप इन स्टोन टूल्स को ध्यान से देखने से पता चलता है कि देखिए कैसे ये स्टोन टूल्स रहे होंगे। इनमें कोन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये रहा कोना, ये रहा कोना, ये रहा, दैट इज इट इज ए कौन, कौन, कौन। ऑब्वियस बात है, आप जिसको इसको जहां भी फेंक के मारेंगे, कोई सा भी किनारा अगर आपके शिकारी पे लग गया, तो वो व्यक्ति, या वो मतलब व्यक्ति तो मतलब नहीं, वो जानवर आपका मर जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे स्टोन टूल्स हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस टाइम पीरियड्स की कुछ साइट्स हमें देखने को मिलती है। ये साइट्स आपके एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप जरा इन साइट्स को देखिएगा। इस समय की साइट्स जो है, मध्य पाषाण काल की साइट्स। मैपिंग, जो हिस्टोरिकल मैपिंग है, वो बड़ी मायने रखती है, पूछी जाती है पेपर में। साइट्स, साइट्स देखिए,
देखिए साहब, इस टाइम पीरियड की कुछ साइट्स जो हैं वो हमको देखनी होंगी कि कौन सी साइट्स पर ये यहां पर मौजूद है। देखिए, एक जगह है मध्य प्रदेश में आदमगढ़। कौन सी जगह है दोस्तों? एमपी की आदमगढ़। आदमगढ़। राजस्थान की बागौर। कौन सी जगह है? बागौर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र के आसपास की 3 साइट कौन सी हैं जी? सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, एक है मेहदहा, दमदमा। ठीक है, कौन सी? सराय नाहर राय, मेहदहा और दमदमा। ठीक है, ये कहां पड़ती हैं? ये प्रमुख साइट्स आप थोड़ा अच्छा ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान की साइट, ये मध्य प्रदेश की है, ये उत्तर प्रदेश की है, और एक साइट पड़ती है विंध्याचल रेंजेस के आसपास जो मिर्जापुर में है। कहां पड़ती हैं? मिर्जापुर इलाके में। मिर्जापुर विंध्य रेंज में भी इसकी हमें साइट्स देखने को मिलती हैं। मिर्जापुर की कहां पर? विंध्य रेंज में हमें इस टाइम पीरियड की साइट्स मिलती। आपका जो सवाल पीटी में बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि इस साइट के क्या फीचर हैं, इस साइट की क्या विशेषता है, ये आपको बताना पड़ेगा पेपर, है ना। तो इस साइट की क्या विशेषताएं जरा देखिएगा। सबसे पहले बागौर में आप देखते हैं, यहां पर पशुपालन के साक्ष्य हैं। किसके साक्ष्य हैं? पशुपालन के साक्ष्य हैं। तो यह बात साबित हो जाती है कि इस समय के ये लोग पशु पालने लगे थे। आदमगढ़ से क्या मिलता है? एक नर कंकाल मिलता है। क्या मिलता है? मानव हत्या के साक्ष्य देखने को, मानव हत्या के साक्ष्य, है ना। एक नर कंकाल जैसी स्थिति मिली है जिससे पता चलता है कि यहां पर किसके साक्ष्य हैं? मानव हत्या के साक्ष्य मिलते हैं। सराय नाहर राय से हमें नरसंहार के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य? नरसंहार के साक्ष्य। यहां से 37 कंकाल प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं? 37 कंकाल। तो इस बात की जानकारी से हम एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में, इसको थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, इट मींस जो मध्य पाषाण काल है, जो मीजोलिथिक एज है, मध्य पाषाण काल में पार्शियली, आंशिक रूप से, पार्शियली खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिलते। खेती और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो हमें देखने को मिलते। ये कब की बात हम कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की। कब की बात कर रहे हैं? मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। और इस समय के लोगों ने आग के प्रयोग करना सीख लिया। यूज ऑफ फायर ये लोग सीख चुके। क्या सीख चुके हैं? आग का प्रयोग करना। इसका प्रयोग, आग का जो प्रयोग है उसको करना भी ये लोग अब तक सीख चुके। कौन? मध्य पाषाण काल के लोग। यह संक्रमण का काल है। किसका काल था? यह संक्रमण का काल है। और इस पर सवाल कई बार आपसे पूछा गया है और पूछा जाएगा। यह समझ लीजिए कि मध्य पाषाण काल, क्योंकि इसके बाद आप एक ऐसे टाइम पीरियड में एंट्री कर जाएंगे जिस टाइम पीरियड का हमारे भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन सा? दैट इज नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की साइट्स कई बार एग्जाम में रह के पूछी जाती हैं कि ये साइट कहां पड़ती है, ये साइट कहां है। ठीक है, समझ गए। तो सराय नाहर राय, मेहदहा, दमदमा। अच्छा, यहीं से गर्त आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं। गर्त आवास, है ना, चूल्हे मिले हैं।
4 चूल्हे। इससे पता चलता है कि लोग कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से रहने लगे हैं। सामूहिक रूप से रहने का प्रारंभ, सामूहिक रूप से रहना ये लोग शुरू कर चुके हैं। यहां से हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी फॉर्मेशन का इनिशियल कॉन्सेप्ट आया है। यहीं से क्या आया है? सोसाइटी फॉर्मेशन, समाज निर्माण का प्रारंभिक दौर, फॉर्मेशन का जो दौर है वो यहां से शुरू होता है। लोग इस बात को समझ गए हैं कि इकट्ठा रहना चाहिए, खेती होने लगी है, पशुपालन होने लगा है, तो ये समाज के बढ़ते रहने के निशान हैं। ठीक है, चलिए साहब, अब हम मैंने आपको बताया था अभी कि जिस समय ये सब चल रहा था उस समय कहीं कहीं पर हमको वो साइट्स जो मिलती हैं जो न्यूलिथिक एज की हैं, नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल तरक्की का काल, नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल से ऊंची तरक्की का काल, नवपाषाण काल मानव के इतिहास का वो काल जब इंसान ने नींव रखनी शुरू की बड़े बड़े शहरों की। दैट्स द पॉइंट। आप समझिए कि वो बड़े बड़े शहर में कहां दिखते हैं सर? हम जानते हैं सुगाटी सभ्यता। हाँ, वो समय जब इंसान ने खोज निकाली, धातु इफेक्टिव हो गया, खेती ज्यादा करने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, बदलाव, क्रांति का दौर। किसका दौर? क्रांति का दौर। चलिए सर, डालिए हेडिंग नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करेंगे। नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण काल। देखिए सर, इस टाइम पीरियड को नवपाषाण कहने वाले व्यक्ति सर जॉन लुबाक हैं। ये सारी बातें आप याद रखिए। किसने कहा? एक व्यक्ति ने इसको क्रांति कहा, और इसके जो स्टोन टूल्स हैं वो उत्तर भारत में किसी एक दूसरे व्यक्ति ने खोजे और साउथ इंडिया में किसी तीसरे व्यक्ति। ठीक है, समझिए, इस वर्ड को देने वाले व्यक्ति सर जॉन लुबाक हैं। कौन थे? सर जॉन लुबाक गेव द वर्ड न्यूलिथिक, नवपाषाण। कौन सा? नवपाषाण। इस शब्द को सर जॉन लुबाक ने दिया था। सर जॉन लुबाक, सर जॉन लुबाक ने दिया था। समझ गए प्यारे दोस्तों? मिस्टर गॉर्डन चाइल्ड। कौन? गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं क्रांति, क्रांति का काल। क्रांति कैसे? जब अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अरे तो क्रांति हो गई। हाँ, है ना? समझे किसका काल है? मिस्टर गॉर्डन चाइल्ड, मिस्टर गॉर्डन चाइल्ड। इसे क्रांति का काल कहते हैं। गॉर्डन चाइल्ड इसको क्रांति का काल कहते हैं। ये किसका काल है? क्रांति का काल है। इस न्यूलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स हैं, कौन? इसके जो स्टोन टूल्स हैं ये 2 जगह पर खोजे गए। कौन से? एक तो सर नॉर्थ इंडिया में खोजे गए। ऐसे ही टूल्स साउथ इंडिया में भी खोजे गए। साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इन स्टोन टूल्स को खोजने वाले शख्स का नाम है मिस्टर ली मैन्स्यूअर। कौन थे? ली मैन्स्यूअर ने इस समय के स्टोन टूल्स को नॉर्थ इंडिया में खोजा।
ली मेंस्यूअर। साउथ इंडिया में खोजने वाले हैं नेवेलियन फ्रेजर। कौन थे? नेवेलियन फ्रेजर। नेवेलियन फ्रेजर। इन फैक्ट्स को आप डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। कौन सा? सर नियोलिथिक एज। इस वर्ड को देने वाले व्यक्ति हैं मिस्टर जॉन लुबाक ने कहा था इस टाइम पीरियड को नवपाषाण का। इन्होंने कहा, सर गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि इट इज द एरा ऑफ रेवोल्यूशन। ये तो क्रांति का काल है। किसका काल है? क्रांति का काल है। इस टाइम पीरियड के जो स्टोन टूल्स हैं उनको नॉर्थ इंडिया में खोजने वाले व्यक्ति मिस्टर ली मेंस्यूअर। कौन थे? मिस्टर ली मेंस्यूअर। और इसी समय के स्टोन टूल्स को साउथ इंडिया में खोजने वाले व्यक्ति हैं मिस्टर नेवेलियन फ्रेजर। कौन थे? नेवेलियन फ्रेजर। उम्मीद करता हूं ये चार शख्स आप जरूर याद रखेंगे। मैंने कल कुछ नाम कल भी बताए थे आपको। डॉक्टर प्राइमरोज, जॉन इवांस, रॉबर्ट ब्रॉसफुट, ये सब नाम मैंने आपको कल बताए थे। कलाइयल महोदय, जॉन लुबाक, गॉर्डन चाइल्ड, ली मेंस्यूअर, नेवेलियन फ्रेजर। ये टिप्स पे होने चाहिए एकदम फटाफट से। आप इनका आंसर देना चाहिए। आप इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर आपको ये बातें खटाखट पता होनी चाहिए। फटाफट से आप इनका जवाब दीजिए कि सर हम जानते हैं ये हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, चलिए साहब, क्या हुआ इस समय में? ये बदलाव का दौर है। किसका दौर है? बदलाव का दौर। प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि यह बदलाव का दौर है। किसका दौर था? बदलाव का दौर। बदलाव का दौर है तो कौन से बदलाव जो यहां पर देखे जाते हैं? सबसे बड़ा बदलाव यहां देखा गया कृषि का अच्छा खासा डेवलपमेंट, कृषि का विकास। इसका विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखने को। क्या डेवलपमेंट रहा तो बता सकते हैं? इसको थोड़ा हाईलाइटेड कीजिएगा कि सर सरप्लस प्रोडक्शन। कौन सा प्रोडक्शन? सरप्लस प्रोडक्शन। अधिशेष उत्पादन अब होने लगा। खेती करना ये लोग सीख। जौ की खेती। किसकी खेती? जौ की खेती, चावल की खेती और चावल, ये सब हमें देखने। पशुपालन है ना, जब खेती होने लगी तो खेती के साथ पशुपालन भी ठीक ठाक होने लगा। पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमें देखने को मिलता है। पशुपालन का क्या होने लगा? विकास होने लगा है। लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया। परमानेंट सेटलमेंट्स देखने को मिले, स्थायी निवास। स्थायी निवास, परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिले। ये सब हमें देखने को मिलता है। अच्छा, कड़ी से कड़ी थोड़ा जोड़िएगा तो आसान हो जाएगा समझ। ठीक है, जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है तो सरप्लस प्रोडक्शन की सीधी सी बात है कि सरप्लस प्रोडक्शन खास बात यह है कि यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा वो सब ये है कि आपको स्टोर करने की जगह चाहिएगी। आपको जो पैदा कर रहे हैं आप, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपकी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं मृद भांडों की खोज। किसकी खोज? पोट्री की खोज होने लगती है। क्योंकि पोट्री की खोज अगर होगी तो मृद मिट्टी के बर्तन बनेंगे कैसे? अगर हम ये कह रहे हैं कि साहब हम ज्यादा पैदा कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा पैदा करने के लिए सर आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, स्टोर तो करना पड़ेगा। लेकिन सर जब आपको स्टोर करना तो पोट्री बनाने के तो पोट्री व्हील चाहिए। दैट्स द पॉइंट, तो याद रखिएगा।
पॉटरी व्हील, पोट्री जिसे मृद भांड कहते हैं, क्या कहते हैं, मृद भांड, यहीं से खोज हुई पोट्री व्हील की, पोट्री व्हील, है ना, जिसे चाक कहते हैं, क्या कहते हैं, चाक, यहीं से खोज होती है व्हील, पहिए की खोज, इसकी खोज, पहिए की खोज। देखिए साहब, थोड़ा सा हम इसको एक बार समराइज करते हैं ताकि आपको समझ में आए बातें। हम ये जानते हैं कि ये बदलाव का दौर है, किसका दौर, बदलाव का। सर इंसान इस समय उस चरण में है, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ये टेक ऑफ पोजीशन है इकोनॉमी की। इसके तुरंत बाद एकदम बड़े बड़े शहर बने, गांव डेवलप हो जाएंगे। पहले एक साथ रहना, फिर गांव बनाना, पैसा आया, डेवलप हो गए, शहर बना दिए। वही शहर तो में सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलप होना कोई डिवाइन कॉन्सेप्ट थोड़ी है, इट वॉज ए नेचुरल प्रोसेस। ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक नेचुरल प्रोसेस से। देखिए कृषि का विकास होता है कैसे, मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अब होने लगा है, पशुपालन हमें देखने को मिलता है, स्थायी निवास हमें देखने को मिलते हैं, मृद भांड हमको देखने को मिलते हैं, पोट्री व्हील हमें देखने को मिलते हैं, चाक कहते हैं जिसे, पहिया हमें देखने को मिलता है। इसी से बर्तन पॉलिश्ड पोट्री मिलती है, चमकदार बर्तन, पॉलिश्ड पोट्री, पॉलिश्ड पोट्री हमें देखने को मिलती है, जो बताती है कि इंसानी जीवन में अब क्या आ रहा था, सुधार आ रहा है, लाइफ स्टाइल डेवलप हो रही है। भाई आप बर्तनों पे चित्रकारी कब करेंगे, जब आपको समय मिलेगा। अभी आप पे जब समय ही नहीं है तो आप क्या चित्रकारी कर पाएंगे। इट मीन्स पैसा आ रहा था, क्या आ रहा है, पैसा। इसी समय कॉपर की खोज, यानी कि कॉपर मतलब तांबा, पहली धातु जो इंसान के द्वारा खोजी गई, द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, पहली धातु जो मानव के द्वारा खोजी, मानव के द्वारा खोजी गई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है, और ये सब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइट्स, कि हमें न्यूलिथिक एज की क्या देखनी है, हमको सारी साइट्स को देखना होगा। ठीक है, चलिए साहब साइट्स देखिए। साइट्स देखिए, साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज। मैपिंग, हिस्टोरिकल मैपिंग में हर बार कह रहा हूं, थोड़ा सा आप साइट्स पे फोकस कीजिएगा कि कौन सी साइट्स कहां। साइट्स देखिए, कई बार मतलब सवाल साइट से तो पूछे ही जाते हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ये इलाका जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, कौन सा, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। और जो बच्चे थोड़ी बहुत ज्योग्राफिकल नॉलेज रखते हैं, यू हेयर्ड अबाउट द सुलेमान रेंजेस, इस सुलेमान रेंज की जो पहाड़ियां हैं आपने ये सब सुनी होंगी, पाकिस्तान में एक्चुअली पड़ती हैं ये सुलेमान रेंज की पहाड़ियां हैं, ये सुलेमान रेंज कहते हैं। कौन सी रेंज, सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज है ये। और सुलेमान रेंज के इस तरफ एक जगह पड़ती है, नाम है बलूचिस्तान। अक्सर खबरों में रहता है, आप सुनते होंगे खूब आजकल पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बैंड बजाया हुआ है। कौन सी जगह है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान
प्यारे दोस्तों, आपने कई बार एक साइट सुनी होगी, नाम है मेहरगढ़। कौन सी है? यहीं पर है, बलूचिस्तान की इस साइड में पड़ती है, जिस साइट का नाम है मेहरगढ़। कौन सी साइट है? मेहरगढ़। मेहरगढ़। विशेषताएं लिखिए इसकी। मानव के द्वारा बसाई गई सबसे प्राचीन बस्ती, यह सबसे प्राचीनतम बस्ती है। भारतीय उपमहाद्वीप की बसाई गई सबसे प्राचीनतम कॉलोनी, सबसे एंशिएंट कॉलोनी है, जहां पर कृषि के साक्ष्य हैं। किसके साक्ष्य हैं? कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं पर पशुपालन, भैंस पालने के साक्ष्य। किसके साक्ष्य हैं? भैंस पालने के साक्ष्य। डोमेस्टिकेशन ऑफ बफेलो, है ना? एविडेंस कहां से है? बोलिए। ये एविडेंस मिलते हैं मेहरगढ़ से। ये प्राचीनतम बस्ती है। जम्मू कश्मीर में दो साइट्स हैं, दो साइट, बुर्ज होम और गुफ कराल। J&K है, तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की ये साइट्स हैं। तो बुर्ज होम कौन सी जगह है? बुर्ज होम कौन सी साइट है? एक साइट जिसका नाम बुर्ज होम है, दूसरी साइट है जिसका नाम गुफ कराल है। बुर्ज होम और गुफ कराल, बुर्ज होम और गुफ कराल, ये कश्मीर में है। बुर्ज होम का मतलब होता है पैदा होने का स्थान, और गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। यहां से मानव के साथ पशु दफनाने के साक्ष्य, मानव के साथ पशु दफनाने के साथ, ठीक है। और गुफ कराल, इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, द केव्स ऑफ कुम्हार, मतलब कुम्हार की जो गुफा, पोट्री मेकर जो होता है, कुम्हार की गुफा। नीचे आ जाइए साहब, नीचे है कोल्डीवा, टोपानी मांडो, और एक जगह पड़ती है महगढ़ा। ये इलाहाबाद के इलाके में है। वहां पर इलाहाबाद के इलाके में तीन साइट्स हैं, तीन साइट्स हैं, तीन साइट्स हैं जो इलाहाबाद के इलाके में है। कौन सी कौन सी? एक, दो और तीन। ये तीन साइट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाले जगह पे पड़ती हैं। कौन सी है? एक है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। एक है कोल्डीवा, कोल्डीवा। एक है महगढ़ा, दूसरे पेन से लिख लेते हैं क्योंकि फिर काले के ऊपर काला दिखाई नहीं देगा। महगढ़ा, समझ गए? कहां कहां? चौपानी मांडो, कोल्डीवा, महगढ़ा, ये सब यहां पर साइट्स देखने को मिलती हैं। क्या क्या यहां पर मिलता है? कोल्डीवा से आप जानते हैं कि कोल्डीवा से हमें मिलते हैं चावल के साक्ष्य, धान के साक्ष्य। यहां से प्राचीनतम धान के साक्ष्य हमें मिलते हैं। धान, महगढ़ा से एक गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य हैं? गौशाला के साक्ष्य। क्लियर रही बात? ये तीन साइट्स हैं जो कहां देखने को मिलती हैं? ये तीनों साइट्स हैं कहां पर? आधुनिक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के इलाके में, जहां वर्तमान का नाम क्या है? प्रयागराज है। आगे चलिए, एक बिहार में है चिरांद। कौन सी साइट है ये? चिरांद, ये बिहार में पड़ती है।
एक साइट असम में पड़ती है, इसका नाम है दाओ जल्ली हड्डिंग। कौन सी है? दाओ जली हड्डिंग, असम में है। कौन सी है? दाओ जली हड्डिंग। ये कहां पड़ती है? ये असम में है। आप जरा इन साइट्स को एक बार देखिए, जितनी साइट्स मैंने बताई हैं आपको। एक साइट जम्मू कश्मीर में है, J&K में है, ये जम्मू कश्मीर में है। इस सर हम समझ गए, एक बुर्ज होम है, एक गुफकराल है। फिर यूपी में 3 साइट्स हैं, इलाहाबाद के इलाके में चौपानी मांडो, कोल्ढीवा और महगढ़ा। फिर आ जाइए बिहार में। बिहार में एक साइट्स है जिसका नाम चिरांद है। इधर असम में है दाओ जल्ली हड्डिंग। कौन सी है? दाओ जल्ली हड्डिंग है। नॉर्थ ईस्ट की ये साइट आपके प्रीलिम्स के लिहाज से बड़ी मायने रखती है कि कौन सी ये साइट है, तो आप प्रीलिम्स के लिहाज से इसको याद रखेंगे। ठीक है। बंगाल में है पांडु राजा जीवी। बंगाल में कौन सी है? पांड राजा जीवी। पांड राजा जीवी। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में आ जाइए। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन कोंडा, कोडेकल और उतनूर। आंध्र प्रदेश में 3 साइट्स हैं। तीन साइट्स। नागा अर्जुन कोंडा, कोडाइकल, उतनूर, उतनूर और कोडाइकल। ये साइट्स कहां हैं? ये ध्यान रखिएगा सर, ये साइट्स आपकी आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में पोंचमपल्ली। कौन सी है? पोंचमपल्ली तमिलनाडु में है। एक साइट कहां है? तमिलनाडु के पोंचमपल्ली में। कौन सी जगह है? पोंचमपल्ली तमिलनाडु। पोंचमपल्ली। कुछ साइट्स कर्नाटक में है। कर्नाटक की साइट्स देखिए। वैसे तो लगभग 6 से 7 साइट हैं यहां पर, लेकिन आप 3 से 4 साइट्स के नाम कम से कम याद रखिएगा। कौन सी है? एक साइट्स है मस्की, मस्की, ब्रह्मगिरी, मस्की, ब्रह्मगिरी। कौन सी है? मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर, हल्लूर, संगनकुल्लू, संगनकुल्लू, पिकली हल, पिकली हल। ये सारी साइट्स कर्नाटक में है। कहाँ है साहब? कर्नाटक में। देखिए मैं समझ रहा हूं कि टॉपिक याद रखने में थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन भैया इस टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये जो हिस्टोरिकल आपको देख रहे हैं, ये हिस्टोरिकल चीजें आपसे अक्सर पूछी जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार हम रिकैप दे देते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। कल हमने निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में बात की थी। किसके बारे में? निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में बात की थी। आज हमने मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में बात की। हमने देखा कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रहे थे और धीरे धीरे इंसानी फितरत में बदलाव आ रहा था, रहने सहने के तरीके में बदलाव आ रहा है, और उसके स्टोन टूल्स को इस्तेमाल करने के तरीके में और स्टोन टूल्स बनाने के तरीके में भी धीरे धीरे क्या आ रहा था? बदलाव आ रहा है।
हमने उच्च पूरा पाषाण काल देखा जब होमो सैपियंस आया और आइस एज धीरे धीरे खत्म होने लगा था। इसी समय की हैं भीमबेटका की केव्स। फिर हम आगे चले, हमने देखा मध्य पाषाण काल, इसकी जानकारी मिस्टर CL कलाइयल ने दी है। विंध्य रेंजेस से इन्होंने स्टोन टूल्स खोजे थे। इस टाइम पीरियड में स्टोन टूल जो छोटे आकार के हो गए हैं, जिनको माइक्रोलिथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप कुछ माइक्रोलिथिक्स आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हमने देखी कुछ साइट्स, ये रही कुछ साइट्स। उन साइट्स को हमने देखा था, है ना। इन साइट्स हमने देखा कि कहाँ कहाँ इंसान के साक्ष्य मिलते हैं। फिर हमने बात करी नव पाषाण काल की। किसकी? नव पाषाण काल के बारे में हमने कुछ लोगों के विचार देखे, जैसे इस शब्द को मिस्टर सर जॉन लुबाक ने दिया था। गॉर्डन चाइल्ड ने इसको क्रांति का काल कहा। नॉर्थ इंडिया में ये टूल्स ली मैनसोर के द्वारा खोजे गए और साउथ इंडिया में नेवलिन फेजर थे। हमने आगे देखा कि ये बदलाव का दौर है। ये सारे बदलावों की लिस्ट आपके सामने है। और फिर मैंने आपको बताया इस टाइम पीरियड कुछ साइट प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आता है समझ में तो दोबारा बताइएगा, मैं इस सबको आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन साइट्स के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये साइट्स हैं और पेपर में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, धन्यवाद।